हाय एवरीवन, आज हम लोग सिंगल एंड मल्टीमोड ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में समझेंगे। साथ में इसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड, जैसे कि न्यूमेरिकल एपर्चर हो गया, वी नंबर हो गया, एक्सेप्टेंस एंगल क्या हो गया, वो साथ में हम लोग सब कुछ एक ही साथ डिस्कस करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से समझना है ना। ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं उसे दो बेसिस पर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो तरीका होता है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मोड्स, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ मोड्स, मोड्स मतलब क्या है, अवेलेबल पाथ्स, यानी कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए अवेलेबल पाथ्स कितने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मोड्स, इट कैन प्रोपेगेट। इसका दो भाग है, एक तो क्या है हो गया आपका, एक तो हो गया सिंगल मोड फाइबर और दूसरा हो गया मल्टी मोड फाइबर, है ना। आप लोग को ऑप्टिकल फाइबर क्या है पता होगा, मैं ये समझ के जा रहा हूँ कि आप लोग ऑप्टिकल फाइबर पता है आप लोगों को क्या है। अगर नहीं पता, एक लाइन में आप लोगों को समझा देता हूँ कि एक ऐसा ट्रांसपेरेंट, फ्लेक्सिबल, थिन फाइबर है जिसके अंदर से आप लोग लाइट को गाइड कर सकते हो, यानी कि लाइट को जो है आप लोग बोल सकते हो कि आप इस डायरेक्शन पर जाइए, है ना। लाइट को ट्रेवल कराने के लिए बेसिकली जो थिन पाइप इस्तेमाल होते हैं उसे हम लोग कहते हैं। इसका जो बेसिकली स्ट्रक्चर है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एक पतला सा यहाँ पर होता है ना। बेसिकली तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा होता है ना। और इसके बाहर भी कुछ होता है ऐसा, इसके बाहर भी ऐसे कुछ जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में बना रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो नीचे वाला पार्ट है यानी कि अंदर वाला पार्ट है, इसे हम लोग कोर बोलते हैं, और ये बाहर वाले पार्ट को हम लोग क्लैडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर और क्लैडिंग। यानी कि आप लोग कह सकते हो कि ये जो अंदर वाला पार्ट है इसे हम लोग कोर कहते हैं, और ये जो बाहर दोनों तरफ पर है इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लैडिंग, ठीक है ना। कोर और क्लैडिंग समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके जो टाइप्स है। बेसिकली नाम से समझ आ रहा होगा थोड़ा कि सिंगल मोड मतलब क्या है, सिर्फ एक लाइट रे हम लोग यहाँ पर पास करवा सकते हैं या ट्रांसमिट करवा सकते हैं, है ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ओनली वन मोड और पाथ अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन। समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा? मल्टीपल मोड्स आर ट्रांसमिटेड, यानी कि सिर्फ एक, यहाँ पर मैं सिर्फ एक लाइट यहाँ पर ड्रॉ करवा रहा हूँ, तो ये हो गया आपका डायग्राम सिंगल मोड फाइबर के लिए। अगर इसी को मैं यहाँ पर कुछ और रे यहाँ से भी अगर मैं ट्रांसमिट कराऊँ और यहाँ पर लाइट ऐसे ट्रांसमिट कराऊँ तो और अंदर यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीपल मोड्स ऑफ क्या होगा? ट्रांसमिशन, है ना, या ऑप्टिकल फाइबर में जो ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो टिपिकल यानी कि एवरेज जो बेसिकली सिंगल मोड फाइबर्स होते हैं, है ना, उसका जो कोर रेडियस होता है, यानी कि ये जो बीच वाला कोर, इसका जो रेडियस होता है बेसिकली आर, इसका एवरेज क्या होता है? 3 माइक्रोमीटर्स होते हैं, है ना। और माइक्रोमीटर मतलब आप लोगों को पता हो ना, इंटू 10 कितना होता है। नेक्स्ट इसका जो न्यूमेरिकल एपर्चर है, ये आप लोगों को शायद समझ में नहीं आएंगे, लेकिन मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया था कि न्यूमेरिकल एपर्चर क्या है ना। पहले हम लोग क्या समझ लेते हैं? एक्सेप्टेंस एंगल समझ लेते हैं। कुछ टर्म्स यहाँ पर है जो कि आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है, और मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं ये टर्म समझाने वाला आप लोग को। पहला हो गया एक्सेप्टेंस एंगल क्या है, क्योंकि एक्सेप्टेंस एंगल के साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है आपका न्यूमेरिकल एपर्चर, है ना। एक्सेप्टेंस एंगल को हम लोग थीटा ए से नोट करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये जो इंसिडेंट रे है, ये कुछ एंगल बना रहा है जिसे हम लोग थीटा ए से नोट करते हैं, है ना। इसे कहते हैं हम लोग एक्सेप्टेंस एंगल। लेकिन ध्यान देना, एक्सेप्टेंस एंगल कितना होने से इस कोर के अंदर से लाइट पास कर सकते हैं, है ना। कुछ ऐसे कंडीशंस है। अगर मान लीजिए अगर जो इंसिडेंट एंगल है वो मान लीजिए एक्सेप्टेंस एंगल से बड़ा है, तब क्या होगा पता है? तब नो ट्रांसमिशन, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर से कोई भी ट्रांसमिशन होगा ही नहीं। समझ में आ गया। तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है आपका क्या इंसिडेंट बता रहा हूँ, एक्सेप्टेंस एंगल कितना इंपॉर्टेंट है ना। अगर मान लीजिए ट्रांसमिशन क्यों नहीं होगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन ध्यान से देखना, ठीक है ना। अगर पहले मैं कंडीशंस लिख देता हूँ। अगर इंसिडेंट एंगल इक्वल तो हुआ एक्सेप्टेंस एंगल के साथ, तब क्या होगा? जो ट्रांसमिशन होगा वो पैरेलल होगा। ट्रांसमिशन होगा लेकिन ये पैरेलल जाएंगे ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग कहेंगे इंसिडेंट एंगल से अगर छोटा हुआ तब ट्रांसमिशन पॉसिबल है। अब क्यों पॉसिबल है मैंने बताया आप लोग को। तो ये तो फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया। एक्सेप्टेंस एंगल का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है? अगर मान लीजिए छोटा है तब क्या होगा? अगर मान लीजिए छोटा है तो वो आगे जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, रुकिए मैं इस माइक को थोड़ा सा अच्छा कर लेता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये माइक थोड़ा सा गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इंसिडेंट एंगल का हो गया, एक्सेप्टेंस एंगल का भी हो गया। अब क्या समझने वाला था कि हाँ
अगर मान लीजिए एक्सेप्टेंस एंगल पर ये एग्जैक्टली एक्सेप्टेंस एंगल पर आ रहा है तब क्या होगा, यहाँ पर कुछ लाइट ऐसे गिरेंगे। मान लीजिए ये जो एंगल फिर से बन रहा है वो क्रिटिकल एंगल बनेंगे। अगर एक्सेप्टेंस एंगल के साथ आ रहा है ना तो यहाँ पर जो एंगल बनेंगे वो क्रिटिकल एंगल होगा। आप लोगों को पता है रिफ्रैक्शन होने के बाद क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना। ये क्रिटिकल एंगल हो गया। अगर एक्सेप्टेंस एंगल के साथ आ रहा है और क्रिटिकल एंगल जा रहा है तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एंगल अगर क्रिटिकल एंगल हो गया, बराबर हो गया, तो ऐसे पैरेलली सरफेस के साथ आगे जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर इंसिडेंट एंगल क्या हो गया, एक्सेप्टेंस एंगल से छोटा हो गया, इंसिडेंट रे अगर जो एंगल है एक्सेप्टेंस एंगल से छोटा हो गया, मान लीजिए ये आपका इंसिडेंट एंगल है ना, छोटा नहीं, ये तो बड़ा हो गया, ये तो बड़ा वाला हो गया, बड़ा वाला बड़े वाले पर भी दिखाएंगे, लेकिन पहले छोटे पर दिखा देते हैं। अगर ये मान लीजिए एंगल जो है इंसिडेंट एंगल एक्सेप्टेंस एंगल से छोटा है, इस वाले केस पर क्या होगा, इस वाले केस पर आप लोगों को जो क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से बड़ा बनेंगे। लेकिन इस वाले केस पर मैं क्या बता रहा हूँ कि क्रिटिकल एंगल से आप लोग का एंगल बड़ा बनेंगे। अगर एंगल बड़ा बन गया यानी कि इस वाले केस पर बेसिकली क्या होगा, जो इंसिडेंट एंगल अंदर बन रहे हैं वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। यानी कि आप लोग कह सकते हो कि क्रिटिकल एंगल से अगर बड़ा बन रहा है तब क्या होगा, तब स्टार्ट होगा, आप लोग देख रहे हो ना, तब स्टार्ट होगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब स्टार्ट होता है, जब इंसिडेंट एंगल से बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये चला आया तो ये क्या होगा, ऐसे मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन से स्टार्ट होना आ जाएंगे। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि क्रिटिकल एंगल से अगर बड़ा है तब इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हो कि ट्रांसमिशन होने के लिए अंदर जो है आप लोग का इंसिडेंट एंगल, जो इंसिडेंट एंगल बन रहा था, ये तो बेसिकली रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया। रिफ्रैक्टेड एंगल वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। समझ गए आप लोग, थोड़ा सा खिचड़ी होकर आप लोग ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। इसे रब करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, देखिए अब मैं यहाँ पर आप लोग को न्यूमेरिकल एपर्चर बता रहा था कि न्यूमेरिकल एपर्चर क्या है। न्यूमेरिकल एपर्चर बताने के लिए आप लोग को मुझे बताना पड़ेगा कि एक्सेप्टेंस एंगल समझ गए आप लोग, है ना, कितना फिजिकल सिग्निफिकेंस है। न्यूमेरिकल एपर्चर क्या है, हम लोग को कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर है कितना लाइट एक्सेप्ट कर सकता है, उसे हम लोग न्यूमेरिकल एपर्चर कहते हैं। जितना बड़ा न्यूमेरिकल एपर्चर होगा उतना बड़ा वो लाइट एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिकल एपर्चर का बेसिकली फॉर्मूला होता है साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। क्या होता है, साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल, यानी कि डायरेक्टली एक्सेप्टेंस एंगल से रिलेटेड है ना। तो न्यूमेरिकल एपर्चर का फॉर्मूला ये हो गया, है ना। या देखिए न्यूमेरिकल एपर्चर ये हो गया ना, साथ में आप लोग कुछ ऐसे कर सकते हो, मान लीजिए इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर का n1 है और क्लैरिन का n2 है, तो इससे आप लोग ऐसे भी तोड़ सकते हो, √n1² माइनस क्या होगा n2²। तो ये दोनों फॉर्मूला होता है। और न्यूमेरिकल एपर्चर फिजिकली क्या बताता है कि कितना रेज ऑफ लाइट वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। जितना बड़ा न्यूमेरिकल एपर्चर का वैल्यू होगा उतना बड़ा क्या होगा, एक्सेप्टेंस एंगल होगा, और उतना बड़ा पॉसिबली आपका लाइट रेज वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया न्यूमेरिकल एपर्चर, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, ये जो न्यूमेरिकल एपर्चर है कितना है 0.1, यानी कि बहुत छोटा है। अगर न्यूमेरिकल एपर्चर बहुत छोटा है वो कम रेज ऑफ लाइट, यानी कि क्या होगा, कंपैरेटिवली कम रेज ऑफ लाइट वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिसका वेवलेंथ बेसिकली क्या होगा 0.8 माइक्रोमीटर, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वी नंबर क्या है, वी नंबर जो है हम लोग को बताते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मूव्स कितना होगा, यानी कि कितना नंबर ऑफ मूव्स वो उस ऑप्टिकल फाइबर से पास करेंगे, वो हम लोग को वी नंबर बताते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए वी नंबर का क्या है, बेसिकली 2.405, यानी कि 2 से छोटा है। अगर 2 से छोटा है तो वो क्या हो सकता है, एक, यानी कि जिसका भी वी नंबर 2.405 से छोटा है वो क्या करेंगे, सिर्फ एक लाइट पाथ ट्रेवल करेंगे, यानी कि एक पाथ ऑफ लाइट है उसी से बस ट्रेवल करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है ना। समझ गए आप लोग। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर हम लोग मल्टीमोड फाइबर पर देखें तो वो क्या होगा, वी वैल्यू जो है 2.405 से बड़ा होगा। अगर बड़ा है तो लाइट रेज जो है बहुत कुछ एक ही साथ ट्रेवल कर सकते हैं। आप लोग समझ गए, समझ आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये इसका जो फैब्रिकेशन होता है बेसिकली वो डिफिकल्ट होता है, कॉस्टली होता है ना। क्यों कॉस्टली होता है, इसलिए कॉस्टली होता है क्योंकि जो कोर रेडियस है, ध्यान से देखिए आप लोग, कोर रेडियस कितना है 3 माइक्रोमीटर, या 3 माइक्रोमीटर पर आप लोग कुछ काम करेंगे तो ऑब्वियसली टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ज़्यादा लगेंगे। आप लोग माइक्रो लेवल पर जा रहे हो, माइक्रो लेवल पर या माइक्रोमीटर मतलब क्या, माइक्रो लेवल पर 10⁻⁻⁶ मीटर पर जा रहे हो, तो उतने बड़े लेवल पर देखिए
जितना बड़ा छोटा काम होता है उतना बड़ा क्या होता है, कॉस्टली होता है। आप लोग नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके देख लीजिए कितना बड़ा है ना, कितना छोटा है लेकिन कॉस्टली ज़्यादा होता है। माइक्रोस्कोप छोटे लेवल पर जितने जाएंगे उतना बड़ा कॉस्टली होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, है ना। और इसका जो रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट है बेसिकली 850 से 1300 नैनोमीटर होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ के कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।